और फिर और लिख लेते हैं, क्या है, प्राण प्यारी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, मैं बोलती जा रही हूँ, आप लिख लीजिए, और भागवत जैसे रचनाओं को लिखा है। अगर हम इसको कहें कि एक लाइन में, तो सुर सागर, सुर सरावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, नागलीला, गोवर्धन लीला, भागवत, सूर पचीसी और प्राण प्यारी, ये जो है सूरदास की रचनाएं हैं और ये काव्य सागर से संबंधित है बिल्कुल। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है और इससे संबंधित हम लोगों ने जो बन सकते थे क्वेश्चन, उस पर हमने चर्चाएं कर ली। ठीक है, खड़ी बोली क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है। खड़ी बोली में सबसे पहले अगर बात कर ली जाए कि खड़ी बोली में सबसे पहले किसने अपनी कविताएं, रचनाएं लिखनी शुरू की थी, या पहले लेखक या कवि कौन है जिन्हें खड़ी बोली, जिन्होंने अब पहली बार खड़ी बोली का प्रयोग किया था अपनी रचनाओं में, तो वो जो है मैथिली शरण गुप्त और अमीर खुसरो को माना जाता है। ठीक है, अमीर खुसरो और मैथिली शरण गुप्त को। ठीक है, अब खड़ी बोली का जो पुराना नाम है या एक वास्तविक नाम जो है, उसे कौरवी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी। तो ये रही बात। फिलहाल आगे चलते हैं। भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो अब बहुत ही डायरेक्ट प्रश्न है, ये हमेशा पूछा जाता है, तो आपको याद होगा, आसान प्रश्न है। ऑप्शन देखते हैं, अष्टम, सप्तम, नवम, उपर्युक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दूसरे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 8वीं अनुसूची में रखा जाता है संविधान में भारतीय भाषाओं को, जिसमें 22 भाषाएं शामिल हैं। कितनी है? 22 भाषाएं। अब इन 22 भाषाओं में सबसे नवीनतम कौन है, वो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताइए। ठीक है, अब ये भी बताइए कि फिलहाल चलते हैं, वैसे बता दीजिएगा किस अनुसूची में जो है इन भाषाओं को जोड़ा गया है, जो मैथिली भाषा है उसको। फिलहाल चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन है? कौन सा? पुष्टि मार्ग का। ऑप्शन देखते हैं, भगवत गीता, महाभारत, श्रीमद् भागवत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो श्रीमद् भागवत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत जो है वो महर्षि वेद व्यास की रचना है। किसकी रचना है? महर्षि वेद व्यास की रचना है। वेद व्यास ने 3 वेद लिखे हैं। ठीक है, मतलब 4 वेद लिखे हैं। चारों वेद इन्हीं की रचना से माना जाता है, जो आप जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद जो है, तो इनकी रचना इन्होंने की। कुछ ग्रंथों की भी रचना की है। तो हाँ, सबसे पहले जो लिखा किसके द्वारा गया है, तो रचना तो इन्होंने की है, लेकिन लिखे जो है इन्होंने वेदों को गणेश जी ने लिखा है। हिंदी साहित्य की आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? ठीक है, अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? चंद्रवरदाई, विद्यापति, पुष्प दंत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। चौथे क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए और इसके सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो विद्यापति जो है वो सही ऑप्शन हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं विद्यापति जी की, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? ठीक है, तो ये संस्कृत में और हिंदी में और भी भाषाओं में इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं। बात कर लेते हैं, तो इन्होंने लिखा है भू परिक्रमा। क्या लिखा है? भू परिक्रमा। भू परिक्रमा के साथ साथ इन्होंने लिखा है पुरुष परीक्षा। पुरुष परीक्षा। ठीक है, लिखनावली। लिखनावली। ठीक है, और इनकी एक हिंदी रचना है जिसे पदावली कहते हैं। इन्होंने पदावली लिखा है।
हिंदी रचना में। कौन सी? हिंदी रचना में, ठीक है। ये आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति जो है वो आदिकाल के कवि हैं। आदिकाल कब से कब तक रहा ये कमेंट बॉक्स में आप नोट डाउन करिए। और आदिकाल के कवि हैं। और बात कर ली जाए कि ये कैसे रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो ये वीर रस, ठीक है, श्रृंगार रस, भक्ति रस आदि, जैसे भक्ति पर, भक्ति चीज़ों पर, जैसे कृष्ण, जैसे सूरदास लिख रहे हैं, तुलसीदास लिखते थे, मेरा भाई, उसी तरह से ये भी भक्ति काल, आदि काल के हैं लेकिन भक्ति पर लिखते हैं, ठीक है ना। विद्यापति, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा चौथे का। पांचवा है कि चक्र का चक्का हो जाना की ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? चक्र का चक्का हो जाना, यानी कि जिस प्रकार से स्थितियां आए उस हिसाब से ढल जाना। विस्मीकरण, समीकरण, विपर्यय, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। पांचवे के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो समीकरण ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा कि समीकरण है ये, ध्वनि प्रवृत्ति जो है वो समीकरण का उदाहरण हो जाएगा। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? मीराबाई, रसखान, तुलसीदास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छठवें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, तुलसीदास, जो कि प्रचलित है और ये आसान प्रश्न है। तो कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई और इन्होंने क्या क्या लिखी है? सबसे प्रसिद्ध रामचरितमानस, ठीक है, क्या? रामचरितमानस लिखी इन्होंने। इसके साथ साथ इन्होंने विनय पत्रिका, गीतावली, भैरवे रामायण, ठीक है, और सतसई। मैं फिर से दोहरा देती हूँ, इसे रामचरितमानस इन्होंने लिखा जो कि प्रचलित है, फिर विनय पत्रिका आ जाता है, ठीक है, गीतावली जो कि कृष्ण गीतावली और गीतावली 2 है के नाम से जाना जाता है, ठीक है, भैरवे रामायण लिखा इन्होंने, कौन है? भैरवे रामायण, और सतसई, क्या है? सतसई। तुलसीदास किस धारा के कवि हैं ये आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। रसखान के एक प्रसिद्ध रचना के बारे में बताएं, कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करें। फिलहाल आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। 7वां क्वेश्चन है कि ग्रीम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ठीक ना, जर्मन, फ्रेंच, हिंदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 7वें के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सही ऑप्शन जो हो जाता है वो जर्मन है। ग्रीम नियम जो है वो जर्मन भाषा से संबंधित है। आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गए हरि नाम, ठीक है, यह पंक्ति किस कवि की है? यानी कि आते जाते दरबारों में, राजाओं के दरबारों में आते जाते जो है वो पनहिया यानी कि चप्पलें टूट गई और हम हरि का नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम भूल गए लेना, यानी कि आने जाने में, ठीक है। आवत जात किसके द्वारा ये रचित पंक्ति है? चतुर्भुज दास, सूरदास, कुंभन दास, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 8वें का जो सही ऑप्शन है वो तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। कुंभन दास द्वारा जो है वो रचित है ये आवत जात पनहिया टूटी, यानी कि ये अकबर के दरबार, अकबर जो है इन्हें बुलाते हैं, ये कुंभन दास है, आप मैं लिख देती हूँ कुंभन दास, ठीक है, कुंभन दास, इस तरह से लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है टाइपिंग में। तो ये अकबर के दरबार में जब अकबर ने इन्हें पुरस्कार देने के लिए बुलाया था, तो ये पुरस्कार लेने जब गए तो ये वही कहे, इन्होंने ये पंक्ति बोली कि आते जाते, मतलब इतना दूर था कि आते जाते चप्पलें टूट गई और इन पुरस्कारों में या इन सब चीज़ों में मैं प्रभु का नाम लेना भूल गया, जो कि कुछ हद तक सही नहीं है, मतलब ये बात रखते हैं उस टाइम पे। फिलहाल आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुंदन को रंग फीको लगे, छलके अति अंगनी चारू गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? बिहारी देव मतीराम, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये तो जो कविता है मतीराम की है, ये सर्वज्ञ, मतलब सभी लोग जानते हैं कि हाँ ये जो पंक्ति है वो मतीराम की ही है। बात क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये जो है श्रृंगार
यहाँ पे सौंदर्य की बात वो कह रहे हैं कि कुंदन को रंग फीको लगे, यानी कि जो सोने का रंग है वो फीका लगने लग रहा है। वो जो नारी की सौंदर्यता है, ठीक है, उसके सामने क्या है, सोने की जो सुंदरता है, सौंदर्य है, वो उसके आगे फीका लग रहा है। वो इतनी मतलब कि सौंदर्यवान है कि चारों तरफ उसका जो है उजाला फैला हुआ है, सौंदर्य जो है फैला हुआ है, ठीक है। तो मतीराम ने ये कहा है। और इनकी और भी रचनाएं जो हैं वो देख ली जाए तो फूल मंजरी, क्या, फूल मंजरी, फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम जो कि बहुत ही प्रचलित है, ललित ललाम, ये इन्होंने मतीराम सतसई लिखी है। सतसई तो तुलसीदास ने लिखी है, लेकिन मतीराम सतसई जो है इन्होंने ही लिखी है, मतीराम ने, ठीक है। और हिम तरिंगिणी, हिम तरिंगिणी जो है वो माखनलाल चतुर्वेदी की है। तो मतीराम की बात कर रहे थे हम लोग, जो है मतीराम सतसई, और ये रीति काल के जो हैं वो कवि हैं, रीति काल के कवि हैं, ठीक है। हिमतरिंगड़ी इतना प्रचलित है कि वो आ जाता है हिमतरिंगड़ी फिलहाल। तो मतीराम की रचनाओं की हम लोगों ने बात करी कि फूल मंजरी, रसराज, ललित ललाम, मतीराम सतसई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं रहीं। तंत्रीनाद, कवित रस, सरस राग, कवित रस, सरस राग, रतिरंग, अन बूढ़े बूढ़े चिरे जे बूढ़े सब अंग। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? उपमा है, विरोधाभास, दृष्टांत, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे विरोधाभास, एक दूसरे की विपरीत बातें करी जा रही हैं, ठीक है, विपरीत बातें करी जा रही हैं। सरस रति, अन बूढ़े बूढ़े, ठीक है ना, अन बूढ़े बूढ़े, तो एक तरफ तो जो है सकारात्मक चीज़ें हैं, ठीक है, एक तरफ नकारात्मक। तो जिस भी दोहे में या जहाँ पर भी नकारात्मक सकारात्मक की बात की जाती है वहाँ पे विरोधाभास हो जाता है। क्या भास हो जाता है? जैसे दिन का रात बताया जाए, ठीक है, कड़वे को मीठा बताया जाए, ठीक है ना, तो ये विरोधाभास हो जाता है। दूसरा ऑप्शन। हिम किरीटिनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी। हरिऔध, हरिऔध का पूरा नाम भी पूछ लेता है तो आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं। बालकृष्ण शर्मा नवीन, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हिम किरीटिनी जो है वो रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की, ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की। और इन्हीं की रचना मैंने अभी अभी जो कहा हिम तरिंगिणी, जो कि बहुत ही प्रचलित है ना, तो इन्होंने हिम तरिंगिणी की रचना की। और भी कृष्णार्जुन युद्ध, कृष्णार्जुन युद्ध इन्होंने लिखा, मतलब की रचना की। साहित्य देवता, साहित्य देवता, माता, माता युग चरण, समर्पण, क्या क्या, समर्पण, ठीक है, अमीर इरादे के साथ साथ इन्होंने लिखा गरीब इरादे, गरीब इरादे। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसे ऐसे रचनाओं को लिखा है, जैसे कृष्णार्जुन युद्ध, साहित्य देवता, हिम तरिंगिणी, माता, हिम तरिंगिणी आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इन्होंने साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी इन्हें मिला था, कब? 1949 में, ठीक है, 1949 में इन्हें जो है कि मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिलहाल आगे चलते हैं। कछुआ धाम किस विधा की रचना है? तो कछुआ धाम संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 12 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो ये एक निबंध है। निबंध एक लिखने का तरीका है, जैसे आप गद्य पद्य में लिखते हैं उसी तरह निबंध में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, नई चीज़ें नहीं है ये। तो कछुआ धाम जो है वो निबंध विधा की रचना है, इसको निबंध के तरीके से लिखा गया है। ए लड़की किसकी रचना है? मैत्रेयी पुष्पा, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 13 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा कृष्णा शोभती, कृष्णा शोभती सही ऑप्शन हो जाएगा।
चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? चतुरसेन शास्त्री, पांडे बेचन शर्मा, उग्र, ऋषभ चरण जैन। उपरोक्त में से एक, उपरोक्त में से कोई नहीं। 14 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उग्र का। और आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं, ठीक है, यानी कि ये नाटक है। शकुंतला की अंगूठी क्या है? एक नाटक है। किसके द्वारा लिखी गई है? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर स्रोते, ठीक है। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 15 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सुरेंद्र वर्मा जो है वो सही ऑप्शन हो जाता है। शकुंतला की अंगूठी के नाटककार यही हैं। और इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे? जैसे 8वां सर्ग, क्या लिखा? 8वां सर्ग, ये तो लिखा ही। एक लिखा है इन्होंने सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ये भी क्या है? नाटक है। और इन्होंने जो कुछ लिखा है, यानी कि मुझे चांद चाहिए, क्या? मुझे चांद चाहिए, ये लिखा है इन्होंने। अंधेरे से परे, ये भी लिखा है। और दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, दो मुर्दों के लिए गुलदस्ता, ये किसकी ये सारी चीज़ें जो हैं लिखी गई हैं, रचना की गई हैं सुरेंद्र वर्मा जी के द्वारा। आह वेदना मिली विदाई किस नाटक की गीत की पंक्ति है? यानी कि आह वेदना जो है मिली विदाई एक नाटक है, और ये नाटक की किस पंक्ति से लिया गया है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो तीसरा हो जाएगा, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो है उन्होंने लिखी है आह वेदना मिली विदाई। मतलब ये तो एक पंक्ति है, लेकिन ये किसकी पंक्ति है अगर बात कर ली जाए तो ये स्कंदगुप्त की है। किसकी है? स्कंदगुप्त की, जो कि है किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके? जयशंकर प्रसाद। अब प्रसाद ने कौन कौन से जो है रचनाएं की हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो झरना, आंसू, लहर, कमायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, आकाशदीप, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं, जो कि हम बहुत जब क्लास 7th 8th हैं हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो देख लेते हैं क्या क्या। झरना, आंसू, लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, आकाशदीप। और इनके कुछ उपन्यास हैं। जयशंकर प्रसाद के क्या है? कुछ उपन्यास हैं। कौन कौन से उपन्यास की बात कर ली जाए तो कंकाल, ये भी बहुत पूछा जाता है, कंकाल भी पूछा गया है, तितली भी पूछी गई है, और इरावती भी पूछी गई है। और ये भी पूछा गया है कि इनका कौन सा उपन्यास जो है अपूर्ण यानी कि अधूरा रह गया था, वो इरावती है, ठीक है। इरावती, कंकाल, तितली, इरावती, ये सारी चीज़ें हो गई, यानी कि तीसरा ऑप्शन तो फिलहाल ये सही हो जाता है 16 का। सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? ठीक है, यानी कि सबने सारिका पत्रिका का संपादन किया, इनमें से एक ने नहीं किया होगा या दो ने। ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 17 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो राजेंद्र यादव ने सारिका पत्र का संपादन नहीं किया था, ठीक है ना। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, पुणे, दिल्ली। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि इन्होंने वर्धा, इनका मुख्यालय जो है वो कहाँ है? वर्धा में है। कहाँ पे है? वर्धा में है। कालक्रम की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मतवाला, कल्पना, सारिका, पहल। कल्पना, मतवाला, सारिका, पहल। सारिका, मतवाला, पहल और कल्पना। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं।
सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए 19 की, तो जो सही ऑप्शन है पहले मतवाला, ठीक है, उसके बाद कल्पना, उसके बाद सारिका, उसके बाद पहल जो है पत्रिकाएं प्रकाशित हुई। आगे देखते हैं, प्रशासन काल की दृष्टि से कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है? त्यागपत्र, सुखदा, परख, सुनीता, या परख फिर सुनीता, त्यागपत्र फिर सुखदा? सुनीता, परख, त्यागपत्र, सुखदा, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 20 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा परख, सुनीता, त्यागपत्र और सुखदा। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का कालक्रम, यहाँ पे कालक्रम होगा, अनुसार सही क्रम क्या है? राम कुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्रा बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल, मिश्रा बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम कुमार वर्मा। मिश्रा बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 21 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो जो है पहले कालक्रम की बात कर ली जाए तो पहले राम कुमार वर्मा है, फिर रामचंद्र शुक्ल है, फिर मिश्रा बंधु, फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, कालक्रम की दृष्टि से, यहाँ पे कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही क्रम क्या है? संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त, सिंदूर की होली, कोणार्क। चंद्रगुप्त, संयोगिता स्वयंवर, कोणार्क, सिंदूर की होली। सिंदूर की होली, संयोगिता स्वयंवर, चंद्रगुप्त या कोणार्क। फिर उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 22 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला संयोगिता स्वयंवर है, फिर चंद्रगुप्त है, फिर सिंदूर की होली है, फिर कोणार्क है। ठीक ना। आगे देखते हैं, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, मेरठ, कानपुर, मेरठ। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। आसान प्रश्न है ये। 23 का सही ऑप्शन जो है वो मेरठ हो जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ? खरोष्ठी, ब्राह्मी, नागलिपि। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, नागरी लिपि की बात कर ली जाए तो 24 का सही ऑप्शन जो होगा वो दूसरा, ब्राह्मी लिपि। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मी लिपि का प्रयोग, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? यानी हिंदी का जो प्रचार सभा था उसका मुख्यालय कहाँ है दक्षिण भारत के? वर्धा में, बेंगलुरु, मद्रास। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 25 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो मद्रास जो है बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। प ध्वनि का उच्चारण स्थान है, तो देखिए उच्चारण स्थान बहुत ही वर्ग के हिसाब से आप आराम से कर सकते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ठीक है, ट, प, न, त, ये सारे वर्गों के हिसाब से आप क्या है ध्वनि का उच्चारण देख सकते हैं बहुत ही बारीकी से। बहुत पहले, अब तो क्लासेस इस तरह से प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट में चल रही हैं, जब पूरी तरह से पैटर्न बताया, कंटेंट के साथ बताया जाता है, तो वहाँ पे पूरी बातें की गई हैं। तो दंत है, ओष्ठ है, कंठ है। उपयुक्त में से एक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फिलहाल प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो दंत, ओष्ठ और कंठ। ठीक ना। ये क्वेश्चंस, अच्छा मैंने सोचा कि 2 बार आया है क्या। हाँ, दंत, ओष्ठ और कंठ। प ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ है, यानी कि प जब आप बोलते हैं तो आपके होठ जो है वो बिल्कुल कंठ और दंत, यह आप कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करिए। क वर्ग में